इस गांव में चाय वाले की दुकान पर जो घटना उसके साथ घटित हुई, उस घटना से कमल उपाध्याय परेशान होकर दीवार के सहारे चुपचाप बैठ गया। कमल को 15 वर्ष पूर्व की बात याद आ गई। 15 वर्ष पूर्व उस दिन कमल अपने मित्र हरीश को स्कूल से सीधे अपने घर पहली बार ले आया। कमल के पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। कमल ने अपनी मां से हरीश को मिलवाया। कमल की मां ने दोनों मित्रों को खाने के लिए दिया। हरीश रोटी का पहला ही टुकड़ा मुंह में डाल रहा था कि कमल की मां ने हरीश से पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कमल की मां ने हरीश को सवाल किया कि बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हरीश ने अत्यंत सहजता से जवाब दिया, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। हरीश का जवाब सुनकर कमल की मां आग बबूला हो गई। मां ने कमल के गाल पर एक ऐसा थप्पड़ मारा। मां ने हरीश को ढेर सारी गालियां देकर अपने घर से भगाया था। हरीश के जाने के बाद मां लगातार बड़बड़ाती रही। सारा घर मां ने दोबारा धोया, गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई थी। मां ने कमल से कहा था, बेटे इन लोगों के संस्कार गलत है, ये छोटे जाति के लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। तो भी कमल नहीं माना और मां ने हार कर एक समझौता कर लिया था। आज 15 साल के बाद कमल उपाध्याय अपने मित्र हरीश की बारात में एक छोटे से गांव में आया। जिस गांव में बाराती बनकर आया कमल उपाध्याय, वह राजपूतों का गांव है, रांगड़ों का गांव है, सवर्णों का गांव है। इस गांव की कुछ रीति रिवाज भी है जिनका पालन दलित समाज को करना पड़ता है। सूरज सिर पर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफी चहल पहल थी। नान ने रोटी और मटन बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताजा बकरा काटा गया था। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी पहन ली थी, क्योंकि सास को दूल्हे को साथ लेकर उसे गांव में राजपूतों के घर
सलाम पर जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी नौकरी पर थे। उनका सारा परिवार गांव में रहता था। गांव के कई परिवारों में राजपूतों के घर में हरीश की सास साफ सफाई का काम करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ सरकारी मकान में ऋषिकेश में रहती थी। जुम्मन ने उसे स्कूल में भेज दिया। देखते देखते लड़की ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वैसे देखा जाए तो इस छोटे से गांव में वह पहली दलित लड़की थी जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। जुम्मन की घरवाली जीन गांव के सवर्ण परिवारों में काम करती थी, राजपूतों के घर काम करती थी। गांव देहात के भी कुछ नियम बनवाए थे दलितों के लिए। कायदे के हिसाब से आज दूल्हे को यानी हरीश को राजपूतों के घर सलाम के लिए जाना था, उनके दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म होती है कि दलित दूल्हा और दुल्हन राजपूतों के घर सलाम पर जाना पड़ता है। परंतु हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। उसने स्पष्ट कह दिया था कि हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। राजपूतों के परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था और इसी बहाने कुछ कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे आ जाते हैं। हरीश ने अत्यंत स्पष्टता से कह दिया था कि मुझे न ऐसे लोगों के कपड़े चाहिए न बर्तन चाहिए। मैं इन लोगों के दरवाजे पर सलाम के लिए नहीं जाऊंगा। दोपहर होते होते वो छोटे से गांव में खबर फैल गई कि दलित दूल्हा सलाम पर जाने के लिए इनकार कर रहा है। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने के लिए इनकार कर दिया है। बल्लो रांगड़ यानी बल्लो राजपूत हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया और आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने बहुत कुछ फटकारा था। हरीश के ससुर जुम्मन ने अपने सिर पर लिपटा हुआ जो कपड़ा था वह उतारा और बल्लू रांगड़ के चरणों पर रखा और कहा, चौधरी जी जो सदा दोगे मैं भुगत लूंगा। बेटी को विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीति रिवाज नहीं जानता। हरीश का ससुर राजपूत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, परंतु बल्लू राजपूत ने बल्लू रांगड़ ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन से कहा, हरीश के ससुर से कहा कि गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी है, जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तो अब तेरा जवाई सलाम पर जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आ गए। शादी की जितनी भी खुशियां 2 दिनों से थी वह सारी खुशियां राजपूत ने आकर समाप्त कर दी। सारा वातावरण सन्नाटे में बदल गया। वह सारा दृश्य देखकर कमल उपाध्याय का दम घुट रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया।
कमल और हरीश ने खाना खाकर नीम की छाव के नीचे पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गए। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 साल का लड़का खड़ा था और उस लड़के के चेहरे पर एक अलग गुस्सा भर गया था। उस लड़के को ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुस आया। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा और मटन था। उस लड़के को देखकर वह बूढ़ा कहने लगा, उस बूढ़े ने उसे कहा, अरे तू यहां छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं, ले ये रोटी खा ले, ये मटन देख कितना अच्छा बना हुआ है। लड़के ने उस बूढ़े से जोर से कहा, मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। उस बूढ़े ने उस 10-12 साल के लड़के को घसीट कर भट्टी की ओर ले गया जहां रोटियां बनी जा रही थी। लड़के ने चीखती हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं मुसलमान के हाथ की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को केवल देख रहे थे। कहानी यहां समाप्त हो जाती है। परंतु मित्रों, केवल कहानी यहां समाप्त हो जाती है, परंतु आम शिक्षित अशिक्षित जनता के लिए यह कहानी एक प्रश्न, विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ देती है। वो कौन सा सवाल है कि शहर हो या देहात हो या गांव हो, सवर्णों ने दलितों के लिए जो नियम बनवाए, जो रीति रिवाज बनवाए, उसका पालन उन्हें जबरदस्ती से करना पड़ता है। यानी आज भी देहात में दलितों को सम्मान से जीने नहीं दिया जाता, हीन भाव से उनकी ओर देखा जाता है। सवाल यह है कि हम समर्थ भारत के स्वप्न देख रहे हैं, सदृढ़ भारत के स्वप्न देख रहे हैं, आसमान तक छलांग मार रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही है, परंतु मनुष्य मनुष्य के बीच जाति पाति के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो गई है लंबी चौड़ी, वह जाति की दीवारें कब मिटेगी, यह सवाल हमारे सामने है। मनुष्य मनुष्य में कौन सा फर्क होता है, क्या अंतर होता है, सवर्णों में क्या फर्क है, दलितों में क्या फर्क है? अरे मनुष्य तो एक ही प्रकार का है, फिर ये जाति व्यवस्था क्यों? ये जाति व्यवस्था कौन तोड़ेगा, इसी को कौन मिटाएगा, और ये कब मिटेगी जाति व्यवस्था? इंसान इंसान के बीच ये जाति पाति के नाम पर जो दरारें पैदा हो गई है, जो अंतर पैदा हो गया है, वह कभी न मिटने वाला अंतर है, परंतु इसे हमें मिटाना होगा। और जो दलित वर्ग है उन्हें सम्मान से जीने का हक हमें देना होगा, तभी यह जाति व्यवस्था मिट जाएगी। नहीं तो सवर्ण दलितों की ओर एक घृणा की नजरों से देखेंगे और दलित भी सवर्णों की ओर एक घृणा की नजरों से देखेंगे। परंतु मित्रों, यह जाति व्यवस्था एक न एक दिन टूट जाएगी, यही आशा हम कर सकते हैं और इस कहानी के माध्यम से कुछ बोध ले सकते हैं कि जाति व्यवस्था का पालन करना कितना ढोंग है। इस तथ्य की ओर हमें जाना होगा, इसी को एक न एक दिन मिटाना होगा। मिटती रहेगी ये जाति व्यवस्था।